अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अय्याज शुजा आपके अपने प्रोग्राम द ब्यूरोक्रेट के साथ। नाज़रीन, ईद उल ज़ुहा का पुरमसरत मौका है। ठीक है कि हम उस तरह ईद नहीं मना पा रहे, बड़ी एहतियात के साथ ईद मनाई जा रही है, उस तरह की सोशल गैदरिंग भी नहीं हो रही जो कि ईद के मौके पर होती है। लेकिन अगर हमने अपने प्यारों को बचाना है, ख़ुद को बचाना है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी होगी और गैर ज़रूरी जो हमारा एक दूसरे के साथ मिलना जुलना है, ईद पे हमें मिलना चाहिए। एक थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखें और दूसरा ये है कि पार्टीज़ को आप उनकी तादाद बढ़ा लें, लोग ना बढ़ाएं। यानी कि अगर हम इस तरह करते हैं कि 4 या 5 फैमिलीज़ को इकट्ठा हम इनवाइट कर लेते हैं, बहन भाइयों में होता है कई बार इस तरह, तो आप कोशिश करें कि 1 या 2 फैमिलीज़ को बुला लें, फिर अगले दिन 1 या 2 फैमिलीज़ को बुला लें ताकि ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। और खुदा न खास्ता इस वक्त जो वतन अज़ीज़ में और ख़ुसूसन शहर लाहौर में हमारे कोरोना जो है वो नीचे को, इसके जो तमाम ग्राफ्स हैं वो नीचे को जा रहे हैं, वो खुदा न खास्ता दोबारा ऊपर को ना आए जिस तरह की दुनिया के दीगर ममालिक में हो रहा है। आज ईद के दूसरे रोज़ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122, जिसको आप 1122 के नाम से पुकारते भी हैं, बुलाते भी हैं, कॉल भी करते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि कोरोना के फ्रंट लाइन सोल्जर हैं तो हमने सोचा कि ईद के मौके पे क्यों ना इनको जहमत दी जाए। इनसे आज हम रेस्क्यू के हवाले से चुपते हुए सवालात नहीं करेंगे। ईद है, ज़ाहिर बात है, इनको थोड़ी सी ईद की वजह से आज हम इनसे ईद के बारे में भी जानेंगे, यकीनन रेस्क्यू के बारे में भी बात करेंगे कि इस ईद तक, यानी कि मार्च से जब ये कोरोना की यानी शुरू हुआ पाकिस्तान में और ख़ुसूसन लाहौर में, फिर लॉकडाउन करना पड़ा, उससे लेकर अब तक का रेस्क्यू 1122 का सफ़र क्या था, कितने यहाँ के जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो खुद कोरोना में मुब्तला हुए, कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा सका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले आपको ईद उल ज़ुहा की बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। और ईद मुबारक मैं सबको, बल्कि सबको नाजरीन भी जो देख रहे हैं सबको मैं ईद मुबारक विश करता हूँ। और एक चीज़ में सिर्फ आपने शुरू में बात की तो वो मैं ज़रूर उस पर करता जाऊँ कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी, फिज़िकल डिस्टेंसिंग करनी है। सोशल तो आज हम हर जगह पे थ्रू फ़ोन, थ्रू कनेक्शंस, एवरीथिंग एल्स, तो ईद एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें। आप अपना ऑन कर लें फ़ोन, आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपने दूसरों के साथ, कि आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप जो भी इंजॉय कर रहे हैं वो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। तो हमारी सोशल शेयरिंग ज़रूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी, कम लोग इकट्ठे हो और डिस्टेंस के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी कि आपने उनके साथ जो है वो अलग कोशिश यही करें कि इकट्ठे ना हो। तो इसलिए इकट्ठा होना है तो वो फोन के जरिए, वो तो अब तो कहते हैं ना, वो जो सारी वो जो इवन लेक्चर से लेकर मीटिंग से लेकर हर चीज अब जूम के ऊपर चली गई है। तो हम सारी सोशल मीटिंग्स अपनी जूम के ऊपर कर लें ताकि ईद पे हम फैमिली से मिले, लेकिन जूम के ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कोरोना पे जो रेस्क्यू 1122 का किरदार रहा, जिस तरह आपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स के तौर पे इसको यानी कि इसका सामना किया, और जो हमारे कोरोना के मरीज़ थे, जब पीक जा रही थी, जब रोज़ाना लाहौर में हज़ारों के हिसाब से मरीज़ कोरोना के हमें पता चल रहे थे कि कोरोना में मुब्तला है, उस हवाले से शेयर करें कि रेस्क्यू 1122 ने कोरोना के इस पूरे जो 3-4 माह का हमारा लॉकडाउन भी रहा, उसमें कितने लोगों को रेस्क्यू किया, कितने मरीज़ों के कोई टेस्ट किए, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया? जी, हमारे पास तकरीबन जब से ये सिलसिला शुरू हुआ मार्च से, तो उस वक़्त से लेकर अब तक कोई 12,500 मरीज़ों को हमने, जो ऐसे सस्पेक्टेड लोग थे जिनको जैसी फैमिली को भी पता चलता था, शुरू में तो इतना ज़्यादा फियर हो गया और इतना पैनिक स्टेट क्रिएट हो चुकी थी कि जो फैमिली को भी पता चलता था उसको वो समझते थे कि उससे लोग दूर हट जाते थे। और उस वक्त फिर हमें जाके उनको वहाँ से रेस्क्यू पूरे पंजाब में उनको घर से निकालना, उनको घर से लेना, उनको फिर सेफली जो कंसर्न हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सही हॉस्पिटल ले जाना, वो भी एक चैलेंज होता था कि किस हॉस्पिटल लेके जाएं, कहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट। सो वो सारा एक प्रोसेस जो था वो एक काफ़ी चैलेंजिंग था। और उस प्रोसेस के अंदर जिस वक्त लोग कोई भी उस वक्त मैनेज नहीं करता था, तो उस वक्त हम लोगों ने जाके उसकी प्रोटोकॉल्स बनाई, उसको इमीडिएटली लोगों ने उसको पेशेंट्स को रिसीव करना शुरू किया और ये एक सारा प्रोसेस शुरू किया। ना सिर्फ ये, फिर जब उनकी पूरी वहाँ पे ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमने स्टाफ को दिया कि जाके उनकी मदद कर सकें, ताकि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रही है उस प्रोसेस के अंदर भी हेल्प किया हमारे पैरामेडिक्स ने। फिर जिस वक्त उनकी खुदा खास्ता किसी का इंतकाल हो जाता था, तो हमने वो भी 1800 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका हमने इस प्रोसेस में बरियल भी जो था उनका इज़्ज़त के साथ जाके उनका जो तदफीन का पूरा अमल था उसको भी हमने जो है वो उसमें सारा उसको अरेंज किया
और इस सारे प्रोसेस को जो है हमने साथ साथ किया। तो ये सारे स्टेप्स थे जो कि ना सिर्फ ये, फिर चूंकि हमारा इमरजेंसी नंबर बिला वजह मसरूफ़ हो रहा था तो हमने उसमें और कोरोना में गाइडेंस के लिए हमने कोरोना रेस्क्यू हेल्पलाइन भी कायम की, और उसके अंदर मैं बताता चलूँ कि अब तक हमने तकरीबन 26,000 से ज़्यादा हमें उसके ऊपर कॉल्स आई, और उसमें जब बहुत ज़्यादा कॉल कोरोना से रिलेटेड, तो उसमें फिर जिस वक्त हमारी कोरोना से ज़्यादा रिलेटेड जो कॉल दूसरी आनी शुरू होगी राशन की, बीच में लोगों ने पैनिक इस स्टेज पे भी कर लिया जब बिल्कुल लॉकडाउन था और लोगों का 2-2, 3-3 महीने से जिस वक्त उनका बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो उस वक्त बेचारे अच्छे भले लोग, जिस तरह क्रीम कोई चलाता था, कोई ऊबर चलाता था, अब वो बेचारे कहाँ पे जाएं, और अच्छे भले लोग जिनके पास गाड़ियाँ थी लेकिन चूँकि रोज़गार नहीं था तो वो बेचारे बहुत मुश्किल हालात में आ गए। इसी तरह और कई लोग थे, तो वो बेचारों को हमने फिर ये हमारा जो डेवलपमेंट नेटवर्क और उन लोगों ने जिस वक्त मिल के, तो उन्होंने फिर हमने 50,000 फैमिलीज़ में भी डिस्ट्रीब्यूशन भी की, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये सारी चीज़ें और सारी एक्टिविटीज़ साथ साथ, ताकि हम लोगों के दुख दर्द में शरीक हों, उनको इमरजेंसी में कोई भी उनको इस वक्त ज़रूरत है, जिस वक्त और कोई नहीं, अब लॉकडाउन है, कौन जाएगा उन तक, तो इमरजेंसीज़ को भी हम साथ साथ मैनेज कर रहे थे। और खौफ ये सबसे बड़ा हो गया कि हर कोई ये समझता था कि ये हर इमरजेंसी कोरोना इमरजेंसी बन गई, किसी को बेचारे को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, कोई बेचारा हार्ट अटैक से गिर गया, तो हर बंदा उसको शुबे की वजह से कोरोना 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 कोरोना, और एक बंदा दूसरे से विस्पर शुरू करता था। बाय द टाइम हमारी टीम वहाँ पे पहुँचती थी तो एक इलाके में खौफ व हिरास के वो बेचारा हार्ट अटैक हो रहा है उसको, और उसको ये कोरोना का मरीज़ है, और उसकी वजह से वो हर पेशेंट को कोरोना पेशेंट बीच में बनना शुरू हो गया था। तो ये एक बड़ी मुख्तलिफ फेजेस से गुजरे, दुनिया यहाँ से लर्न कर रही थी, हमारे लिए भी एक चैलेंज था, और इसमें फिर रेस्क्यूअर्स ने जिस तरीके से जो है जाके उनको रिस्पॉन्ड किया, और अब तक इसी तरह से 12,500 को जो है हमने वो किया। फिर ना सिर्फ ये, लाहौर में जब फिर एक्सपो सेंटर का इन्होंने किया, वहाँ पे भी एक क्लिनिक बनाया, एक तो अस्पताल का एरिया था जो कि हॉस्पिटल मैनेज कर रहा था, मेयो अस्पताल, और इसी तरह जो एक्सपो का जो ट्रियाज सेंटर था वहाँ पे हमने बनाया था कि हर कोई अस्पताल ना जाए, उधर आ जाए। वो 1112 ने खुद बनाया जी, हमने उसको जो था उसमें हम उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव था, हेल्थ डिपार्टमेंट का, तो उसमें जो ट्रियाज सेंटर था जिसमें पेशेंट आते थे उनको देखा जाता था, और फिर जहाँ पे भी उनको ले जाने की ज़रूरत होती थी वहाँ से लेते आते थे कि बिला वजह हॉस्पिटल पे बर्डन ना पड़े, ताकि जो भी पेशेंट ने आना है वहीं पे दिखाए, अगर उसका वहाँ पे टेस्ट हो जाता था, अगर वो कोरोना का मरीज़ है तो उसको जहाँ पे भी ले जाना है, अगर सस्पेक्टेड है तो क्वारंटाइन सेंटर जाता था, अगर उसका पॉजिटिव है और कोई सिम्टम नहीं है तो वो एक्सपो में चला जाता था, और अगर उसका कोई सिम्टम है, सांस लेने में दुश्वारी, तो फिर उसको मुतल्लिका हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता था। तो हमने एक ऐसा निज़ाम बनाया कि ताकि लोग आराम से वहाँ पे फैसिलिटेट हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़, यानी जब रेस्क्यू 1112 कायम हुआ तो उस वक्त ज़ल्ज़ला हमने सबसे पहले फेस किया, बहुत कुछ चीज़ें आपने उस वक्त सीखी होंगी, उस वक्त रिस्पांस टाइम भी ऐसा नहीं था, फिर सैलाब में भी रेस्क्यू 1112 ने काम किया, उसके बाद आग और इस तरह की कई एमरजेंसीज में हमने सीखा, हमने वो जो तजर्बात सीख रखे थे ज़ल्ज़ले से लेकर आज तक, उनका कोई हमें फ़ायदा हुआ इस एमरजेंसी में कि जो कि बड़ी, यानी कि शुरू के 1-1.5 माह ये बहुत खौफनाक एमरजेंसी थी, लोग बहुत डरे हुए थे, तो हमारे जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनको वो पुराना तजर्बा इस बार काम आया, कोई रिस्पांस टाइम में कमी हुई हो? दूसरा, आपके कितने अहलकार या ऑफिसर्स खुद यानी कोरोना का शिकार हुए? जैसे कि पंजाब पुलिस में तो 5 शहादतें भी हो चुकी हैं अब तक। जी, इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया। इसमें यह था कि हमने 2 चीज़ें, जब हमने 2004 में सर्विस का आगाज़ किया, अक्टूबर 2004, एग्जैक्टली 1 साल बाद ज़ल्ज़ला आ गया। बिल्कुल ज़ल्ज़ला आ गया। तो हमारी पहले थी एम्बुलेंस सर्विस। जब ज़ल्ज़ले में हमने लोगों की बेबसी देखी तो हमने कहा ये तो रेस्क्यू पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि हर बार क्या जब भी कोई होगा ऐसा इंसिडेंट हम बाहर से टीमों को बुलवाया करेंगे। तो हमने उस वक्त एक प्रोसेस का आगाज़ किया, और आज मुझे बड़े फ़ख्र से ये मैं बताता हूँ कि आज पिछले साल हम 31 अक्टूबर 2019 को हम पहली टीम बने जो कि पूरे साउथ एशिया में, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने, पहली रेस्क्यू टीम थी जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफिकेशन की। वाह! तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी। जो हमारी एकेडमी की टीम थी उसको पहली बार UN सर्टिफिकेशन मिली पूरे साउथ एशिया में, और उसका मकसद ये था कि हम अपनी कैपेसिटी को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाएं, और वो जो हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को किया उसी से हम ओवरनाइट, हमें 2 दिन में इन्होंने टारगेट दिया कि आप वहाँ पे एक पूरी फैसिलिटी जो एस्टैब्लिश कर दें, और वहाँ से आपने सारा क्वारंटाइन करनी है, वहीं से आपने यहाँ से ट्रियाज करना है, और पेशेंट्स को जो शिफ्टिंग है और वहाँ से सारा क्लिनिक और ये सारा इस्टेब्लिश करना है फील्ड हॉस्पिटल। हमने इमीडिएटली वो उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करते हुए उस कोऑर्डिनेशन के साथ, जहाँ से कहाँ से रिसीव होगा,
किस तरह हम किसको पहनेंगे, किस तरह डिसइंफेक्ट होगा, किस तरह शिफ्टिंग होगी, किस तरह हमने वो पूरा एक सिस्टम इन प्लेस कर लिया और वो लर्निंग थी जिसकी वजह से। दूसरी जो चीज़ थी, फायर सर्विस आपको पता है बुरे हालात थे, लोग फायर पूरी बुझ जाती थी खुद ही। पेस के सामने आपके है कि पेस की एक छोटी सी 9 बजे आग लगी, पूरा पेस जल गया, पूरे करीबी अजला से ट्रक बुला लिए उन्होंने, फायर ट्रक वहाँ पे, और जहाँ पे आग थी वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही थी और पूरी बिल्डिंग जल गई। तो आज आप अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि 1,45,000 फायर इंसिडेंट्स पे हमने रिस्पॉन्ड किया है और सिर्फ बर वक्त रिस्पॉन्ड पूरे सूबे में, जी पूरे सूबे में, और सिर्फ बर वक्त रिस्पॉन्स और पेशा वराना फायर फाइटिंग की बदौलत अब तक हम 450 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचा चुके हैं माशाअल्लाह। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, फायर फाइटिंग सिर्फ बाहर खड़े होकर पानी मारना नहीं है, बागबानी नहीं है, वो बाकायदा उसमें ट्रेंड होते हैं लोग जो कि एक पूरा सूट पहनते हैं और फिर वो मास्क पहनते हैं, फिर उनका एक बाकायदा ब्रीदिंग अपरेटस होता है पीछे, तो ये बाकायदा सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो हमने ट्रेनिंग की हुई थी, और इसी में हम हैजर्डस मटीरियल इंसिडेंट्स पे भी रिस्पॉन्ड करते थे, जहाँ पे कोई गैस लीकेज हो रही है, जिस तरह ये अक्सर क्लोरीन, अमोनिया ये लीक हो जाती है। आज आप नहीं सुनते, पहले एक इस किस्म का सानिया हो जाता था तो पूरे शहर में एक पैनिक स्टेट होती थी। बिल्कुल। आज आपको पता है फॉरेन रेस्क्यू ने जाना है, अगर लीकेज कंट्रोल करनी है, सही बंदों ने अंदर जाना है, प्रॉपर सूट पहन के, और उसके बाद कंट्रोल कर लेना। तो वो जो हमने ट्रेनिंग हासिल की हुई थी वो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल हुई, और उसी वजह से हमने फायर की जब हमारी व्हीकल्स होती थी उसके जरिए हम डिसइंफेक्ट भी करते रहे। हमने अब तक 1 लाख से ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस को डिसइंफेक्ट भी किया, और अपने भी लोगों को जो हमारे फिर ऐसी जगह से आते थे उसको हम बाकायदा अपने, वो हमारा मिक्सचर होता था क्लोरीन का, तो उससे हम डिसइंफेक्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हमने वो की हुई थी वो हमारे यहाँ पे काम आई, और उसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स जो था और रेगुलर जो हम एक्सरसाइज करते थे वो बहुत इफेक्टिव रही, और ऐसी सूरत हाल में हमें ऐसी सूरत हाल से बर्दाश्त होने में बहुत इफेक्टिव रही। हमारे इस प्रोसेस के अंदर 2 लोगों की शहादत भी हुई जो कि कोरोना से हुई, और 100 से ज़्यादा हमारे लोग थे जो कि मुख्तलिफ इन्फेक्ट हुए डिफरेंट, और उनको फिर हमने ट्रीटमेंट और उसके ज़रिए फिर वो फाइनली अब रिकवर कर गए हुए। तो ये एक चैलेंज था हमारे लिए, बिकॉज जब वो भी बीमार होते थे, सेफली भी जाना, उनका फिर ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें, तो इट वॉज अ चैलेंज फॉर अस। तो वो जाहिर बात है कि ऐसी सूरत हाल में जब कोई नहीं जा रहा, कोई करीब जाने को तैयार नहीं था, तो उस वक्त जाना, उसको मैनेज करना वॉज अ चैलेंज। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो थी प्रोफेशनल बातें। लोग इस वक्त ईद का प्रोग्राम, ईद के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, ईद के हवाले से कुछ सवालात हैं, यकीनन हमारे नाजरीन के भी आपके हवाले से, लेकिन मुझे एक ब्रेक का बार बार प्रोड्यूसर साहब की तरफ से कहा जा रहा है, शायद वो बड़ा अच्छा कोई खाना पका हुआ, वो चाहते हैं जल्दी जल्दी शो खत्म हो और वो जाके उस खाने से अपने एंजॉय कर सकें। तो एक ब्रेक के बाद नाजरीन डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे ईद के हवाले से कि ईद बचपन में कैसी थी, अब कैसी गुजर रही है, और ये रेस्क्यू 1112 की सर्विस करते करते क्या कुर्बानी भी तो 1112 के स्टाइल में नहीं करते, लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। अल्नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स वेस्ट मरीना फेस्ट। बकरे आते हैं, उसमें बैड़े आते हैं, उनको खिलाना होता है, उनको ले लेके घूमना फिरना होता है, तो कुछ बचपन की यादों के बारे में बताएं। हाँ, मैं उससे पहले कि मैं बचपन की यादों पे जाऊँ, आपने ब्रेक लेने से पहले कहा था प्रोड्यूसर साहब जो है वो गोश्त वोश्त खाने में जल्दी कर रहे हैं ना, जल्दी कर रहे हैं, अच्छा पकवान तैयार कराया हुआ, वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी लपेटो। इसलिए खास तौर पे ज़रूर एक चीज़ मेंशन करता जाऊँ, बिकॉज मैं डॉक्टर भी हूँ, एमरजेंसी सर्विस भी हम चलाते हैं। मैं सबसे ये कहूँगा गोश्त ज़रूर खाएँ, एंजॉय भी करें, लेकिन साथ ही साथ हम यूरिक एसिड वाले भी लोग देखते हैं, तो इसलिए उतना खाएं और इतनी मेहनत रवि और उतना रखें कि जो कि आराम से आप हजम कर सकें और उसकी वजह से हॉस्पिटल ना पहुंचे। इस साल ज्यादा एहतियात करें, हॉस्पिटल ज़्यादा खतरनाक है, तो इसलिए मैं ज़रूर सबसे कहूँगा कि ज़रूर खाएं, लेकिन एहतियात के साथ। अस्पताल जाना, खाने पे डॉक्टर साहब ने पाबंदी लगा दी है, तो इसलिए वो उनको भी बड़ी एहतियात करनी होगी, ये ना हो कि रेस्क्यू को आना पड़े, उनको लेके जाना पड़े। तो इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा कि ज़रूर खाएं, लेकिन एहतियात के साथ, ताकि आपका यूरिक एसिड ना बढ़े, नंबर 1। नंबर 2, याद रखें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है कि भूख रख के खाएं। तो आज भी ज़रूर भूख रख के खाएं, कि ऐसा नहीं करना कि जो इतना खा लेना है कि उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे। नहीं, हम तो मुजाहिदीन में से हैं ना, जब तक आखिरी बोटी मौजूद है प्लेट में या हांडी में, हमने जिहाद करते रहना है। बल्कि मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो सोल्यूशन दिया सेहत का, मैं समझता हूँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि भूख रख के, जो इंसान भूख रख के खा ले, ना कभी पेट निकलेगा, ना वजन बढ़ेगा, और ना ही आधी से ज्यादा बीमारियां होंगी। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो कैसरे रोम था, उसने एक डॉक्टर भेजा था, वो काफ़ी 3 साल या पता नहीं कितना अरसा वो मदीना में रहा, और एक भी उसको मरीज नहीं मिला। तो फिर उसने इजाज़त चाहिए कि जी मेरा तो इधर काम कोई नहीं है, तो मुझे इजाज़त है। यस,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इसी से मुझे याद आया एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो थी वो हो गई। एक तो ये हमने सेहत का ख्याल रखना है और इस सूरत हाल में आई थिंक दही अच्छा रहता है साथ और डाइजेशन अच्छी रहती है, ताकि हमें ज़्यादा खुशी होगी जिस दिन रेस्क्यू को ईद पे किसी को रेस्क्यू ना करना पड़े। तो इसलिए जो हमने कल का पैटर्न देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने खूब गोश्त खा लिया, उसके बाद रेस्क्यू को जाना पड़ा और वो जाके तो है वहाँ पे वो भी करना पड़ा। और साथ एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई, वो बेचारे जानवर जिस वक्त कुर्बानी करनी नहीं आती थी तो काफ़ी सारे हमें अनाड़ी किस्म के जो है ना वो कसाई मिले। बिल्कुल। तो उन्होंने जो जानवर था उसको सही तरह जब वो करने जा रहे थे कुर्बानी तो सही तरह पकड़ा नहीं हुआ था, तो कभी कोई भैंस भाग गई, कभी कोई बैल जो उन्होंने जो बैल को सॉरी कर रहे थे और इसी तरह से तो ये बड़ी वो प्रॉब्लम रही और उसके पीछे पीछे फिर खुद भाग रहे थे और वो कहीं अगर गिर गया या कुछ और तो उसके बाद हमें उसको जो है रेस्क्यू करना पड़ा। तो जाके हमने कई उधर से भी निकाला है हमने जो है कुएं में या कहीं अगर नालों में गिर गया तो वहां से भी जाके हमें उनको रेस्क्यू करना पड़ा और उसके बाद फिर जो है उसकी। तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल जो है वो बड़ा ज़रूरी। तीसरी एक और जो चीज़ आपने बात की आज बड़ी अच्छी आपने बात की थी, वो उस पर एक और हमारे साथ एक बंदा शेयर कर रहा था कि उसने एज अ वेलफेयर एक्टिविटी अपनी मिल के पास जो था ना उसने वो एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया पानी का। तो वो सेहत के लिहाज से वो कह रहा था, तो उसने फिल्ट्रेशन प्लांट जब लगाया तो कुछ अर्से बाद एक डॉक्टर उससे जो इलाके का था वो मिलने आया। उसने कहा कि जी मैं बड़ा अप्रिशिएट करना चाहता था कि जब से आपने ये फिल्ट्रेशन पानी का प्लांट लगाया और लोग यहाँ से अब लेके पानी पीते हैं तो बीमारियाँ जो हैं वो कम हो गई हैं। तो इसलिए ये वाकई आपका बड़ा तारीखी काम है। और दूसरा मैं आपको खुदाफिज करने आया था क्योंकि मेरे मरीज भी साथ ही खत्म हो गए तो मैं किसी और इलाके में जा रहा हूँ। वाह। तो ये जो आपने बात की कि रोम से जाके उसने देखा 3 साल, तो ये मुझे उससे याद आया कि ये इसमें तो आदि तिब है कि आप यानी कि 3 हिस्से कर ले अपने पेट के, आप भूख रख के खाएं और पानी साफ पी लें, पानी साफ पिए और साथ थोड़ी सी वर्जिश कर लिया करें। तो मैं समझता हूँ ये 3 चीजें करने से आप बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं और सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन आज ईद के दिन आपको इजाज़त है थोड़ा बहुत खा लें, अब सिर्फ रात के वक्त जाके ना खाइएगा, सुबह खा लीजिएगा ताकि शाम तक खत्म हो जाए। शाम तक खत्म हो जाए। आप वो गोल कर गए वो बचपन का वाकया, वो जो हम कुर्बानी का जानवर खरीदने जाते थे वालिद साहब के साथ, फिर उसको ले लेके गली में फिरते थे, वो कुछ यादें अभी बाकी है या रेस्क्यू 11122 ने बुला दी? एक बड़ा होता था, एक बड़ा स्टेज होती थी जिस दिन आपने जाना है वहाँ पे वो मंडी में जाके जब आपने वो खरीदना है और तो वो एक काफ़ी बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो हुआ करता था। फिर आके उसके बाद जो सुबह आपने बाकायदा वो इंतज़ार करना है कि साई ने आना है और उसके बाद वो कुर्बानी होनी है, फिर कुर्बानी के बाद जो पूरा वो होता था फिर उसके वो बना के किस तरह बांटा जाता था ऐसा। तो ये एक पूरी एक चीज़ है और आई थिंक एक बड़ी एक रिचुअल था। तो वो बड़ी बंदा हमेशा आज भी मैं देखता हूँ जो बच्चे हैं उन लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट होती है जिस वक्त कोई भी आता है बकरा और वो फिर देखते हैं, फिर कुछ थोड़े से लोग बच्चे उसके साथ एसोसिएट भी हो जाते हैं और फिर जब रोए भी थे कभी आप बचपन में? यानी मुझे तो याद है कि जब इतनी उसके साथ क्लोज एसोसिएशन हो जाती है तो फिर जब उसको कुर्बान किया जाता है तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा मुश्किल एक चीज़ होती है कि उसको देखते हुए सामने इट्स नॉट एन ईजी थिंग। बट मुझे आज तक याद है कि हम 4-5 साल पहले की बात है, कुर्बानी के जानवर लेके आए तो मेरे सबसे छोटा भाई जो है ना उसको ये यानी खुद ज़िबा करने का माशाल्लाह उसका बड़ा है। तो मेरे बेटे और बेटी के लिए एक जानवर उनको कहा कि भाई ये बकरा आपका है, ये बकरा आपका है। वो उसको लेके घूमते फिरते रहे। अब तय ये पाया कि पहले दिन उसको सुबह सुबह कर देना है क्योंकि अगर ये उठ गए और उठने के बाद इनके सामने किया गया तो ये नहीं हो सकेंगे। वो हुआ क्या, अल्लाह की करनी ये थी कि जब वो दूसरे बकरे को ज़िबा कर रहा था तो मेरी बेटी किसी तरीके से उठ गई। उसने आके कहीं देख लिया, उसने रो कर घर भी सर पे उठा दिया और वो अपने चचा से कई महीने तक बात ही नहीं की कि आपने हमारे गोट कट किए थे। बड़ा मुश्किल होता है ये हमारा। मुझे एक इससे याद आ गया, आपने चूंकि आज बात की तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया था कि मैं अमेरिका में था, हमारी वो मेडिसिन की वो चल रही थी ट्रेन, तो मैं वहाँ पे हमारे दोस्त ने मुझे इनवाइट कर लिया। तो वहाँ पे जब तो वो उसने लॉन्ग आइलैंड में रहता था, वो बड़ा उसके पास फार्म एरिया था, ये मैं 91 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक़्त जो है वो वहाँ पे हम पहुँचे तो उधर कोई 40-50 जो है ना उन्होंने वो दुम्बे और इस किस्म की चीज़ें मंगवा के तो रखी हुई। अब मैंने कभी कुर्बानी नहीं की हुई थी खुद, तो जब पहुँचे तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप तो सर्जन हैं तो आज 1 और 2 आपके हैं, ये आपने करने हैं। अब वो देखने में तो आसान लगता था लेकिन जब उसकी पूरी वो कुर्बानी करनी पड़ी और उसके बाद उसको करके वो बड़ा मरला था। अच्छा फिर एक और खौफ
बिकॉज वो हमारे उन लोगों ने उस वक्त कुर्बानी तो कर ली, लेकिन वो इस तरह से इकट्ठे होना, उधर सारे लोग आए हुए थे, बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट था। बिकॉज वहाँ पे जिस वक्त कुर्बानी मर्द रात सारे कुर्बानी कर रहे थे और ख़वातीन पीछे उसे कोई बारबेक्यू बना रही थी, कुछ और बना रही थी, और जितनी भी वहाँ पे पूरी मुस्लिम सोसाइटी थी वो पूरी इकट्ठी हुई थी। बिकॉज वो दोस्त मेरे, उसके भाई जो थे वो प्रेसिडेंट थे उधर की मुस्लिम सोसाइटी के, तो वो सारे उधर लोग आके, तो बड़ा एक फैमिली एक अफेयर था। लेकिन वो पहली बार जब मुझे खुद कुर्बानी करनी पड़ी सारी, तो दैट वाज क्वाइट चैलेंजर। यानी जितनी देखने में आसान होती है उतना आसान नहीं है। ये याद रहा वो ये बड़ा याद है, वो मुझे तारीख, आई थिंक दैट वाज दी, वही मुझे वाइट टाइम याद है जब मुझे पूरी कुर्बानी जो है वो खुद करनी पड़ी और वहाँ पे फिर की। तो उसके बाद तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक वो था। बचपन का कोई ऐसा वाकया जो आज तक ना भूलता हो? नहीं, मुझे खास तौर पे ये वाला जो वाकया था ना, बिकॉज ये क्योंकि ये डायरेक्टली खुद कुर्बानी पूरी करनी थी, यानी उसकी वो खाल उतारने से लेकर फिर वो करना प्रोसेस और पूरा वो तो अच्छा खासा एक पूरी एक एक्सरसाइज थी हम जो थे, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि डॉक्टर रिजवान नसीर जो लाखों लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, यानी कि जो कुर्बानी वाले दिन भी ईद उल जुहा जी हमारी तो 24/7, हाँ जी, खुद भी कभी आपने कभी इस तरह की बदपरेजी की हो कि आपको उस वक्त किसी ने रेस्क्यू किया हो? आई थिंक थोड़ा सा एक डॉक्टर होने के नाते फिर ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली एहतियात करते हैं, और ना सिर्फ एहतियात करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं, तो इसलिए रेस्क्यू की उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, किसी ने नहीं खुद को कभी रेस्क्यू किया, ओवर ईटिंग कर ली, हाँ, ईद पे ऐसा खाना खाया कि बस नहीं रहा जा सकता? हाँ, वो बड़ी, अब तो खास तौर पे जब आप शुरू में होता है तो आपको नहीं होता इतना, लेकिन ये कि अब जैसे जैसे आप टाइम के साथ साथ, तो रात को खास तौर पे अगर आप बहुत बदपरेजी कर ले तो मैं समझता हूँ वो तो फिर अपने लिए आप खुद ट्रबल इनवाइट कर रहे हैं, खुद आकर इमरजेंसी क्रिएट कर रहे हैं कि रात को जब आप सो ना सकें, तेजाबियत हो, दूसरी चीज़ें हो, हार्ट बर्न हो, ऐसे लगे जैसे कोई हार्ट अटैक हो रहा है, ऐसी सूरत हाल ना कीजिएगा। ईद पे मैं सबसे अपील करता हूँ, रेस्क्यू आपकी मदद के लिए मौजूद है, लेकिन प्लीज़ अपनी जानों को जो है ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी इमरजेंसी ना क्रिएट कीजिए, और कोरोना के टाइम पे खास तौर पे ऐसी इमरजेंसी जो है होना चाहिए। डॉक्टर साहब, लोग ये जानना चाहते हैं, एक बार बचपन में वैसे मेरी हुई है इमरजेंसी, और उस वक्त रेस्क्यू नहीं होती थी। अच्छा, इसलिए वो था वो कैसे हुई? वो मैंने सोफे से ऐसे छलांग लगाई, हम खेल रहे थे, और उस वक्त पीछे मुझे किसी ने धक्का दे दिया तो मेरी यहाँ से टांग टूट गई थी। अच्छा, तो वो था, और वो मुझे याद है फ्रैक्चर, उसके बाद प्लास्टर लगा रहा 3 महीने, और फिर उसके बाद मैं स्टिक लेके तो घूमता था, उसके बाद चलता था। बाकी जो सबसे बड़ी चीज़ जिसने मुझे मुतासिर किया, वो हमने जब ये पहली स्टडी की 91-92 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें पता ये चला कि 95% चांस ये कि हादसे या इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। तो मैं मुतासरीन की बेबसी देखता था जब अस्पताल आते थे, ना उनको उठाने वाला ना ले जाने वाला। जब मैं बाहर देखता था तो वहाँ पे 911, 999 यूके में, और वहाँ पे फॉरेन सर्विस मिलती थी। तो मैं सोचता था यार ये 50 एम्बुलेंसेज इधर खड़ी हैं, लोगों को क्यों नहीं मिलती? क्यों ना हम ऐसा निज़ाम, क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाए, क्यों ना हम लोग ट्रेन करें? तो जब मैंने ये बात करनी तो हर कोई कहना डॉक्टर साहब ये अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बन ही नहीं सकती। तो मैं एक चीप सी चीज़ सोचता था कि यार क्या बात है, हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं अपने निज़ाम बना सकते? तो हमने फिर नेशनल रिफॉर्म्स किए, हमने सिविल डिफेंस को हम रीस्ट्रक्चर कर रहे थे, तो हमने उसको करने की पूरी हमने कर लिया कि मेरा काम नहीं, जिनका काम है उनको मैं हेल्प कर दूंगा, ट्रेन कर दूंगा लोगों को, सारा कुछ। लेकिन जब उन्होंने नहीं किया, और कौमी रिफॉर्म्स 2002 में वजारत दाखिला में इस्लामाबाद में हमने सारे फाइनलाइज कर लिए थे, अगर वो हुए होते तो ज़िंदगी में शायद आधे लोग बच जाते हैं, वो उस वक्त नहीं हुए। फिर मैं वापस आया, और उस वक्त चौधरी साहब की हुकूमत थी, हमने फिर जिस वक्त ये सारा एयर हम सिविल डिफेंस को ठीक करना चाहते थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा नहीं ठीक होना, तो आप एक नई सर्विस शुरू कर दे। तो हमने एम्बुलेंस सर्विस उस वक्त जो शुरू की, 14 एम्बुलेंस चौधरी परवेज साहब के दौरे हुकूमत का ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट, तो इसलिए वो 2004 में फिर हमने जिस वक्त आगाज़ किया, और जब वो 14 एम्बुलेंसेज ने रिजल्ट दिखाए, क्योंकि पहली बार हमने इमरजेंसी पैरामेडिक्स को पाकिस्तान में ट्रेन किया था, यानी हमारे जो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन थे, रेस्क्यू की ट्रेनिंग स्पेशलाइज शुरू की, और वो जब एम्बुलेंसेज नई बनी और पूरा एक कॉन्सेप्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ, और जब रिजल्ट उसके आए तो ऑब्वियसली फिर ग्रेजुअली आज तहसील लेवल तक फैल गई है। और इसी तरह फिर जब हमारी फायर सर्विस के जो वो थे वो बुरे हालात थे, तो उस वक्त मुझे याद है स्कॉटलैंड से टीम आई थी चौधरी साहब के पास, उन्होंने पूछा, सरवर साहब और उनकी पूरी चौधरी सरवर साहब और सारी टीम आई हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए आपको, हम पुराने ट्रक या पुरानी एम्बुलेंस? मैंने कहा जी 2 लाख जो चली हुई है वो हमारे लिए यहाँ पे फोर्ड तो नहीं, हमें आप ट्रेनिंग कराएं, ताकि हम जो फायर सर्विस शुरू करने जा रहे हैं वो जब तक हम नहीं ट्रेनिंग करेंगे तब तक नहीं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे 6 ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हुई, जिससे फिर वापस आके हमने जो है वो खुद हम स्टेशन पे रहे, उन्होंने होटल में रहे, मैंने कहा जी होटल में नहीं रहना, हम स्टेशन पर ही रहेंगे, और हम यहीं पे सारी इनके साथ करेंगे, और करके वापस आके हमने फिर जो सर्विस शुरू की, आज उससे 450 अरब के नुकसान हम बचा चुके हैं। तो ये चीज़ें थी।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और यानी कि बचपन के हवाले से याद रह जाती है कि हम अपने अजीज़ो कारोब की दावतें करते हैं, उनको बुलाते हैं, ये भी एक शौक होता है बचपन में, क्योंकि सब इकट्ठे होते हैं, बच्चे इकट्ठे होते हैं। उस हवाले से कोई ऐसी दावत यादगार जो रही हो, कोई ऐसा यानी कि ईद पे इंसिडेंट हुआ हो कि जो आज तक याद है? ये जो मेरी टांग टूटी थी ईद का ही वाकया था। ये ईद का ही वाकया ईद का वाकया था। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और ईद के ऊपर जो खास तौर पे होता था, वो हमें जो बड़ी ईद के ऊपर जो एक चीज होती थी वो ये था कि ईदी इस पे कम हो जाती थी। हाँ, इस पे ईदी नहीं मिलती। ईदी नहीं मिलती, तो ईदी बड़े थोड़े देने वाले लोग होते थे, तो वो बड़े जो थे ना इंपॉर्टेंट लोग होते बड़ी थे। पे ईदी बहुत कम मिलती थी। ईदी बहुत घर कम वालों मिलती से थी। भी Yes. बड़ी जद्दोजहद के साथ ईदी हाँ, मिलती तो थी। इसलिए ये बड़ा दुख रहता था हमेशा कि ये जो है ना, इस हवाले से छोटी ईद ज्यादा अच्छी है। ज्यादा हमारे लिए हाँ, फायदेमंद रही। बिल्कुल। अच्छा तो डॉक्टर ये साहब, चीज़ मुझे एक बार फिर प्रोड्यूसर साहब की तरफ से ब्रेक का कहा जा रहा है, वो आज बड़ी जल्दी प्रोग्राम खत्म करने के चक्कर में है, तो ब्रेक के बाद आपसे मजीद मैं रेस्क्यू की गाड़ी पे बुलवा लेता हूँ उनके लिए। मीनवाइल नहीं, वो तो हमें जरूरत पड़ेगी उनकी, अगर ये ओवर ईटिंग नहीं तो किसी और वजह से, वो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड कैमरा के बाद बता दूंगा। लेकिन आपसे मजीद सवालात ईद उल जुहा के हवाले से, लेकिन नाज़रीन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रिजवान नसीर, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122। उनसे हम उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे। ये मौजूदा टेंशन ज़्यादा माहौल से जो उनको कॉल्स आती हैं, उनके बचपन की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, अब बचपन से थोड़ा सा ऊपर आ जाएं। ईद उल फितर और ईद उल जुहा ऐसे मौके होते थे, हमें घूमने फिरने की थोड़ी सी आज़ादी होती थी, तो हम कजन्स मिलके फिल्म जरूर देखते थे। बिल्कुल सही। तो कोई फिल्म देखने का शौक था, या आप बचपन से सिर्फ पढ़ाकू थे और ईद वाले दिन भी पता लगे डॉक्टर साहब ऐसे साइड इम्प्रेस, मैं तो किताबें पढ़ता रहता था? नहीं, फिल्म बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट होती थी, और वो टाइम था जिस वक्त सारे सिनेमा हॉल्स होते थे, बड़े अच्छे होते थे, बहुत अच्छे होते थे, एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट। और कई बड़ी अच्छी मूवीज आपको सारी जो है वहाँ पे मिलती थी, और वहाँ पे जो रिफ्रेशमेंट भी थी वो बहुत अच्छी और म्यारी होती थी। फिर बीच में टाइम आया, वो भी मुझे याद है, पहली बार आई थिंक इट वाज 1982 VCR आया था। VCR और वो पहला किसी घर में एक VCR था, और सारे लोग इकट्ठे होकर होकर इंडियन, और वो ग्रेजुअली फिर वो VCR आते आते उसके बाद ये DVD प्लेयर्स और ये दूसरे सारे CD शुरू हो गया, CD प्लेयर, DVD प्लेयर, वो करते करते फिर बेचारा जो सिनेमा था उसको लोगों ने पीछे छोड़ दिया। और डॉक्टर साहब, ये एक सिनेमा पीछे नहीं गया, तो उसमें सिनेमा अभी भी यानी कि अगर आप हॉलीवुड देख लें या बॉलीवुड देख लें, सिनेमा अपने यहाँ पे उसकी फिर एक वापस आया। फिर जो वापस आया वो ये मल्टीप्लेक्स थिएटर्स की फॉर्म में, कि वहाँ पे मल्टीपल एक ही जगह पे आप जाएं, वहाँ पे सारी दुनिया में आ गए थे मल्टीप्लेक्स थिएटर्स वगैरह। फिर वहाँ पे आपकी वीकेंड पे एंटरटेनमेंट ये होती थी। आज यहाँ पे भी एंटरटेनमेंट थी, अनफॉर्चुनेटली कोरोना ने उस सारी चीज़ को भी बिल्कुल बंद हो गया। बट वहाँ पे बिकॉज सबसे ज़्यादा जो डेंजरस जगह एक्चुअली वो आपका वो सिनेमा जो जगह है वो होती है, बिकॉज वो सारा बंद होता है, हार्डली वहाँ पे वेंटिलेशन होती है, वही एयर कंडीशनिंग चल रही होती है, और वही फिल्ट्रेशन जो है वहाँ पे वो नहीं है। तो डॉक्टर साहब, मास्क के साथ लोग वहाँ नहीं बैठ सकते, मास्क लगा के? कितनी देर आप मास्क लगाएंगे, कितना, क्योंकि एयर कंडीशनिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, बाहर ओपन एयर में जब आप मूव कर रहे हैं तो हवा में एक हवा चलती रहती है या मूवमेंट वहाँ पे नहीं रुकता, बट जब एक अंदर आ गया, अंदर हर चीज़ के ऊपर, तो वो जहाँ पे वहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे अगर आप कितना पहनेंगे, आप पूरा मास्क पहन के 95 पहन के उसको सील करके अंदर बैठना तो बहुत मुश्किल काम है। वरना जो साइड वाला मास्क है जिसमें साइड से, वो तो बेसिकली होता है ना कि अगर आप बात कर रहे हैं तो एक दूसरे के जरासीम ना जाए, लेकिन जब आपने हवा पूरी अगर आलूदा है वहाँ पे और उसको रोकना है तो फिर उसमें प्रॉपर सील करके आपको कप मास्क पहनना पड़ता है ताकि साइड से हवा ना आ सके। तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट, सो जाहिर बात है वो एक चेंज आया। और आज मल्टीप्लेक्स थिएटर्स ने जो आपको एक एंटरटेनमेंट दी, अल्लाह ताला करे ये जैसे ही अभी वबा फौरन कंट्रोल होती है, ताकि लोग जो है, कुछ लोगों को ज़हनी तौर पे भी एक वो चाहिए ताकि वो जाके वीकेंड के ऊपर या कहीं पे रिलैक्स कर सकें। और तो आप ईद के दिनों में जाते थे फिल्म वगैरह देखने? जी बिल्कुल। आई थिंक जो भी पहला 2 दिन कुर्बानी पे गुजरता था, हाँ, और पहले 1 या 2 दिन, क्योंकि अक्सर आपको रिश्तेदारों को मिलने का टाइम अब इतनी बिजी रूटीन हो चुकी है कि उस तरह नहीं मिलता था। वालिद साहब, नहीं मैं बचपन की बात, वालिद साहब की बात, जी वालिद साहब भी डॉक्टर थे, तो उस रात तक काम कर रहे होते थे, तो वो फिर एक बड़ी बिजी उनकी रूटीन होती थी। तो इसलिए जाहिर बात है ड्यूरिंग द वीक डेज या बाकी आपको टाइम उस तरह नहीं मिलता था। तो ईद पे मस्ट होता था कि माशाल्लाह मेरी जो वालिद साहब की साइड से
फैमिली भी बहुत बड़ी थी, ऑलमोस्ट मेरे 50 फर्स्ट कजन हैं। माशाल्लाह। सो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी ਤੁਸੀਂ जो है। तो हर तरफ भी छोटी मोटी जंग लड़ सकते हो, कबीला बना के अपना तो इसलिए वो सारे सारे इकाई कबीला बना लो। उस वक्त कजन्स ने, और उस वक्त वो होता था, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी जी, 9 से 10 बहन भाई थे, और उसके बाद 10 बहन, फिर उसके बाद पूरी उनके भी आगे फैमिलीज, फिर इस तरह से आगे फिर कजन्स के, तो ये पूरा जो था हमारे इधर, और इसी तरह दूसरी साइड से मिला के तो तकरीबन ये दोनों वालिद साहब की और वालदा की फैमिली मिला के तो 50 फर्स्ट कजन से, अब मिलना मिलाना दूसरे लोगों से, तो ये ईद पे ही सबसे फिर इकट्ठा हुआ करता था फैमिली, तो ये एक बड़ी होता था कि सब फैमिली वालों को मिलना है। फिल्म के हवाले से कोई याद बताएं, कि बड़ी अच्छी याद फिल्म के हवाले से हो। शुरू में जो आई वो मुझे याद है, जब पहली बार VCR, और बड़ी अच्छी मूवीज थी, कभी कभी, हाँ। और ये बहुत ही, और ये बड़े देर तक ये मूवीज जितनी थी, फिर इसी तरह वो मुकद्दर का सिकंदर। नहीं, मुझे याद है कि जो हमने सिनेमा में ईद पे जाके देखी थी वो जेम्स बॉन्ड सीरीज की एक फिल्म हाँ, थी, आज तक नहीं मुझे वो तो खैर जेम्स बॉन्ड तो वाज अ क्लासिक, जितनी भी आप उसकी जेम्स बॉन्ड की जितनी आप निकाल लें, वो तो जेम्स बॉन्ड वाज अ क्लासिक। उसको एज था, वो प्लाजा सिनेमा में और दूसरा तीन बड़े सिनेमा थे उस वक्त, वहाँ पे वो बड़ी जबरदस्त, वो तो मूवी थिएटर वहाँ पे देखने का। लेकिन ये जो मुझे आपने पहली वो जो थी दूसरी वो जो VCR पे जो पहली आई थी, तो वो जिस वक्त ये, और उसके बाद ये जो प्लाजा सिनेमा जो इंग्लिश मूवीज ऑब्वियसली दैट वाज बहुत अच्छी फिल्म, और देखने का मजा ही उस पे आता है जब बड़ी स्क्रीन के ऊपर जब आप देखते हैं, और तो उसमें बहुत ही ज्यादा जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। हमारी तो जो मूवीज रही, बल्कि मैं होप दैट हम उससे भाई कई अब बहुत जो अच्छी नई शुरू किया है, ट्रेंड बहुत अच्छा आया, वरना मुझे याद है एक वो सिनेमा तो पक्का पक्का मौला जट का था, नहीं, और वो तो फिर एक ऐसा मौला जट का गंडासा वो कोने वाला जो सिनेमा होता था, उस पूरे सड़क के ऊपर जो था वो मौला जट का एक जो थी वो पक्का, वो ख्याल से सुल्तान भाई साहब गंडासा पकड़ के, हाँ, फिर उसके बाद वो चूड़ियां आई थिंक उसी जगह पे लगी थी, वो नगमा सिनेमा, तो बड़ी देर तक चूड़िया दैट वाज अ चेंज, हाँ, अच्छी म्यूजिकल फिल्म तो थी। ये जो है, और उसने बिजनेस भी बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा बिजनेस किया था, यानी कि मुझे याद है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में, मैं उधर से गुजरता होता था, मेरा पुराना ऑफिस वहां से था, रमजानुल मुबारक के महीने में मैंने टिकट के लिए लाइंस लगी कभी नहीं देखी, मैंने उस फिल्म पे देखी थी। दोनों ही बड़ी पॉपुलर मूवीज रही हैं, और बड़ी देर तक। डॉक्टर साहब, चूड़ियां जब रिलीज हुई थी सेम डे टाइटैनिक भी रिलीज हुई थी, हाँ, टाइटैनिक और वो उस वक्त पूरी दुनिया में क्रेज था, लेकिन इतने साढ़े चूड़ियां ने लम्बा पा लिया सी, लेकिन टाइटैनिक था दुनिया में क्रेज। मुझे आज तक याद है कि क्लासिक मूवी, मैंने बहुत सीनियर सहाफी थे उस वक्त, उनका तजिया पड़ा था कि टाइटैनिक पाकिस्तान में डूब रहा है। ये चूड़िया के कॉन्टेस्ट में, बिजनेस के कॉन्टेस्ट में, क्योंकि टाइटैनिक बड़ी महंगी फिल्म आई थी पाकिस्तान में, महंगी इंपोर्ट हुई थी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिकल पढ़ते हुए म्यूजिक से दुश्मनी तो नहीं हो गई कि अपना वो पहले मेंढकों पे प्रैक्टिस करते रहे, फिर इंसानों पे, तो म्यूजिक से एक यानी कि दूरी हो गई हो, वहशत सी महसूस होती हो, जब मेहदी हसन, नूरजहां या नुसरत फतेह अली गाते हो तो आपको वहशत सी महसूस होती है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ? नुसरत फतेह अली साहब के क्या म्यूजिक का जो आप, शुक्र है मेडिकल में आपसे ये छीना नहीं है, लेकिन ये था कि हमने साथ साथ जब हम बल्कि पढ़ाई भी कर रहे होते तो पीछे लाइट म्यूजिक जो है ना वो लगा होता था, और साथ साथ जो है वो तो बड़ी, और दूसरी चीज ये था कि जब भी कॉलेज में, और उसके बाद तो मेरा शौक स्पोर्ट्स पे शुरू हो चुका था, तो मेरा वापसी पे एक चीज होती थी, अब तो वो बड़ा दुख होता है कि जब कॉलेज से वापसी पे आते मैं रोइंग करता था, तो 1.5 घंटा मैंने जाके रोइंग करनी, बड़ी अच्छी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होती थी। वो जो पुल था, उससे रेलवे वाला जो पुल था पूरा तो मैंने उसको पूरा क्रॉस करना, और वहां से क्या ताल्लुक है म्यूजिक से? उसका म्यूजिक भी हम साथ साथ लगा लेते थे, उस वक्त वॉकमैन मिला के आता था, तो वॉकमैन आपने लगा लेना और म्यूजिक, और इससे बड़ी सुरीली तुसी मेडिकल दी तालीम हासिल की थी। तो हमने नहीं, वापसी पे सारा वक्त जो था ना, ये बड़ा जरूरी है, एंड आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। सुबह पूरा लग के काम करें, वापसी पे मैंने 2-2:30 बजे जिस वक्त हमने वहाँ से फारिग होना, तो पहले घंटा डेढ़ जाके मैंने वो करना, फिर जाके खाना खा के हमने चेंज करना, उसके बाद पढ़ाई होनी, और उसके बाद फिर मैंने शाम को हॉस्पिटल जाना है या अपना राउंड्स करने थे, तो उस वक्त ही मैं इस तरीके से राउंड करता था कि मैंने डिसाइड करना था यार मैंने क्या करना है, जिस दिन फाइनल निकलना है उसी दिन से मैंने किस स्पेशलिटी में जाना है और क्या चीज़ हमने जो अडॉप्ट करनी, तो उससे बड़ी लर्निंग थी। तो हम स्पोर्ट्स, बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज़, आज मैं लोगों को देखता हूँ वो हेल्दी एक्टिविटीज़ खत्म हो गई हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स खत्म हो गए, लोग फिजिकल एक्टिविटी की बजाय ज़्यादा हर वक्त ये फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, उसके साथ साथ ये वो खा रहे होते हैं, ये बैठे हुए या फ़ोन पे हर वक्त सोशल मीडिया पे वो जो लगे हुए हैं, वही मैं कह रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं होनी, वो तो रहेंगे लोग लिंक, वो अब इस जरिए लिंक हो गए। तो वो जो उन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी वो, तो इसलिए मैं एज ए डॉक्टर भी जब देखता हूँ यंग बच्चे आ रहे हैं और उनकी जो क्वालिटी है बोन, जापानियों ने कहा कि हमारी नस्ल तबाह कर दी है। उन्होंने कहा जी कि पहले जो बच्चे बाहर जाके खेला करते थे
आज वो बच्चे हर वक्त फास्ट फूड खा रहे हैं और इतनी उसमें शुगर है और इतनी वो है, और साथ साथ वो कर रहे हैं यही जो है फास्ट फूड और साथ ये ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स वगैरह, कोला ड्रिंक्स, और बल्कि उसकी मैं वजह से आपको- स्पोर्ट्स खत्म हो गई तो अर्ली शुगर शुरू हो गई, मोटापा शुरू हो गया, बीमारियां शुरू हो गई। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि डॉक्टर साहब, मैं हमारा आपको टाइम ये डिफरेंट था। फास्ट फूड पे बताऊं कि रशिया में जो पहली मैकडोनल्ड की फास्ट फूड की वो आउटलेट खुली तो 35,000 के करीब लोग उसको यानी कि लाइंस में लगे हुए थे। तो रशियंस ने उस वक्त कहा कि अमेरिकन ने, क्योंकि वो कोल्ड वार का एरा था, उनका ये हमसे उन्होंने बड़ा खूबसूरत इंतकाम लिया। तो ये बड़ा कमाल था। तो जापानियों ने भी एक का पूरी नस्ल तबाह कर दी। बल्कि मुझे याद है जहाँ पे भी जब मैकडोनल्ड खुला तो कोई गुजरावाला से आया था, वो 200 बर्गर खरीद के लेके गया या कुछ और। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इस किस्म की भी जब नहीं, यहाँ नया- तो उस तरह का क्रेज नहीं उस रहा। तरह का क्रेज नहीं था, बट फिर भी एक नया कॉन्सेप्ट था जब नया नया आई चेंज, तो उसमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने वहाँ पे टर्की में जाके देखा कि उन्होंने अभी तक अपना फूड नहीं Yes. छोड़ा, वो जो उबला हुआ और तकरीबन वहाँ पे भी फास्ट फूड चेन्स हैं और लेकिन वो इस बाहर तरह- से इतना क्योंकि ज्यादा tourist नहीं बहुत है, लेकिन उस तरह नहीं है। उनका जो अपना वो है ना शॉर्मा और वो, तो वो इस तरह का फास्ट फूड का एक बड़ा नेमो बदल अच्छा था। और लोग जिसने लेना है वो आपके सामने स्लाइस करके तो इस तरह से जो है वो आपको एक Grilled- शॉर्मा grilled ग्रिल होता बना है, के वो beef दे है, देता है। जो भी तो chicken वो भी है एक या फास्ट mutton फूड ही है, है, लेकिन ये है कि एक बेहतर लेकिन फास्ट grilled। फूड है जिसमें आपको सैलेड भी मिल जाता है, थोड़ा सा वो चीजें भी तो, और ग्रिल्ड मिलता है। तो वो उसके मुकाबले में चूंकि सामने एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मौजूद है, तो इसलिए वो फास्ट अच्छा, फूड आप ज्यादा मुझे लगता है खाने के शौकीन है, क्योंकि नुसरत फतेह अली से आपने फौरन बात फास्ट फूड और खाने की तरफ मूव कर दी। नुसरत फतेह अली साहब भी तो माशाल्लाह सेहतमंद थे। जब उन्होंने डाइटिंग शुरू की उनकी आवाज़ चली गई। बिल्कुल। तो इसलिए वो उन्होंने कहा भाई अब दो ऑप्शंस हैं, या सेहत बना लें या गा लें। और मुझे वो भी कॉन्सर्ट याद है जो आखिरी उनका था लंदन के अंदर, बाई चांस में उस वक्त गया हुआ था पुराना। उस वक्त तो हम विजिट कर रहे थे तो किसी ने कॉन्सर्ट पे हम चले गए, तो हमने कॉन्सर्ट जब उनका वो देखा तो उस वक्त उनको उठना बैठना भी था। somebody helped him up and then उसके कुछ अरसे बाद फिर उनका साल हुआ, तो मुझे वो भी देखने का बड़ा एक था। ही वॉज अ ग्रेट, यानी वो ऐसा सिंगर आई थिंक दोबारा उनके हैं बहुत अच्छा, हमारे उनके लोगों राहत को बहुत लिया अच्छा गा है, रहा है। राहत बहुत अच्छा गा रहे हैं। लेकिन ये था कि वो ही वॉज अ लेजेंड। बिल्कुल लेजेंड। अच्छा, नुसरत फतेह अली साहब के बारे में शायद ये भी मशहूर है कि उनकी आवाज़ ये कवाली के लिए फिट नहीं थी। तो जो उनके शुरू में बड़ा विचारों ने नहीं, उनके वालिद साहब नहीं उनको कवाली के लिए नहीं ले रहे थे, तो उनकी वालदा ने भूख हड़ताल करके, मुझे ये पता लगा था कि भूख हड़ताल करके उनको कवाली की तरफ दिलवाया। फिर उन्होंने बड़ी मेहनत की अपनी आवाज पे, और काफी लेट आके उनको मिला, और वो फिर वो एक लिमिटेड पीरियड था और उसको बेचारे फिर उसको डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती थी ये थी कि उस वक्त मीडिया का इतना अरूज नहीं था, सिर्फ वो कैसेट्स पे और सीडीज पे वो उनकी वो मिलती थी, यानी इस तरह अवेलेबल इजी अवेलेबिलिटी नहीं थी, वरना तो आज उनका मकाम शायद और इससे भी बहुत आगे होता। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, खाने में क्या पसंद है? खाने में जी आई थिंक जो आपने कल और आज माशाल्लाह खूब इंसाफ करके देखिए, इसमें तो इंसाफ पे या कढ़ाई होता है और या फिर वो जो चांपे बनी होती हैं उसका तो फिर बारबेक्यू या दूसरी? बारबेक्यू बारबेक्यू। चांपे जिस तरह से बारबेक्यू बनती है या आपकी फिर कढ़ाई बन जाती है। बारबेक्यू भी छोटा, जिस तरह से अगर सही वो हो ना, जिस तरह गुजरावाला में छोटा छोटा वो तिक्का बनाते हैं, तो जब वो बारबेक्यू होता है तो उसका जायका ही और है, यानी वो बिल्कुल फ्रेश। और जिस वक्त वो छोटा वो बनाते हैं तो वो जितना बड़ा हो जाए फिर वो सही तरह ना गला होता है ना कुछ और, उसको खाने का फिर वो मजा नहीं आता। तो ये तो फिर तो खाने में बारबेक्यू ज्यादा पसंद है या कढ़ाई? बारबेक्यू कढ़ाई दोनों ही अपना मजा, दोनों अपना मजा देते हैं। तो खुद भी पकाने का कोई है शौक या? इतना नहीं, ये टाइम नहीं मिला कि हम, क्योंकि डॉक्टरी थी फिर उसके बाद रेस्क्यू में पड़ गए और हर चीज में करते करते तो अब ना सुबह पता होता है ना रात। तो वो ये कि एक दो बार तजर्बे किए, वो ऐसे कोई कामयाब तजर्बे नहीं थे, तो फिर मैंने उसके बाद कहा कि इससे अंडे शंडे बना लेते हैं, कॉफी बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, गुजारा हो जाता है। लेकिन ये कि हाँ कोई अच्छा अगर इस किस्म का कहें तो वो सोचता हूँ वैसे आना चाहिए। ये भी बड़ी अच्छी रिलैक्सेशन है, क्योंकि अब हम जिस एज में आ गए हैं खुद आना चाहिए, क्योंकि अब बेगम उस तरह बात सुनती नहीं। वैसे कोरोना में अगर ये हमें काम ना होता तो मैं जरूर सीख जाता। इस बार मैंने तहिया किया तो शुरू में जब सब कुछ बंद हुआ तो सारे दफ्तर तो बंद हो गए बेचारे, सारे डिपार्टमेंट तो बाकी तो बंद पड़े थे, वो लोग तो घर में थे। हम अनफॉर्चुनेटली अगर रेस्क्यू बंद हो जाए तो फिर इमरजेंसी में कौन जाएगा, हमारा काम नहीं रुका। अगर वो हमें ना जाना पड़ता तो मैं इस बार मैंने सोचा हुआ था कि इस बार एज एन एंटरटेनमेंट एज ए रिलैक्सेशन बाहर तो जाना नहीं है। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने जिनको नहीं भी कुकिंग आती थी उन्होंने सीख लिया, और के जी उसके बाद उन्होंने बनाकर बड़े तजर्बे करके उसे खाते। मैंने कहा यार पहले एक दो बार खुद तजर्बे कर लो फिर मैं आके टेस्ट मैं आगे खाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं अपनी रेस्क्यू की गाड़ी पे हॉस्पिटल जाऊं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ईद के मौके पे आपसे मुलाकात, पहले भी इंटरव्यूज बड़े हमने आप
आपके साथ की है, लेकिन ये एक अलग ही मज़ा था, एक अलग ही इसमें यानी कि कुछ बचपन की आपकी यादें मेरे नाजरीन ने भी सुनी, शेयर की आपने। नाजरीन, आज ईद का दूसरा दिन है और कल इंशाल्लाह तीसरा दिन होगा। पहली आपसे दरख्वास्त जो डॉक्टर साहब ने आपसे की कि रेस्क्यू 1112 को और डॉक्टर्स को कम से कम तकलीफ दें। यकीनन आप अगर डॉक्टर्स को और रेस्क्यू 1112 को कम से कम तकलीफ देंगे तो आप खुद भी कम तकलीफ में आएंगे। उतना खाएं जितना हजम कर सकते हैं, खुसूसन जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं कोशिश करें कि ये अर्ली दोपहर में ये आप ले लें ताकि ये रात तक शाम तक ये डाइजेस्ट हो जाए। दूसरा, इस बड़ी ईद पे चूँकि इस ईद को ईद इसार कहा जाता है, उन लोगों को ज़रूर याद रखें क्योंकि कोरोना की वजह से माशी हालात हमारे बहुत बुरे हो चुके हैं। मुझे इस ईद पे बड़ी हैरानगी हुई, बड़ी हैरानी की बात है कि लोगों ने, यानी आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोग बिल्कुल कहते थे कि मुझे अगर आपने गाय की है तो उसका एक पाया भिजवा दें, 2 पाए भिजवा दें, मैं बड़े शौक से खाता हूँ। लेकिन इस बार कई ऐसे सफ़ेद पोश थे जिन्होंने गोश्त की दरख्वास्त की क्योंकि उनका, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी गुफ्तगू में कहा कि डेली बेसिस पे उनका काम था, रोज़गार था, जिसमें यानी कोरोना की वजह से लॉकडाउन मुसलसल जो करना पड़े हुकूमत को कोरोना की वबा को रोकने के लिए, उसकी वजह से वो बहुत सफ़र कर चुके थे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि गोश्त को इस साल सिर्फ ये सोच के ज़िबा करें कि हमने थोड़ा सा सुन्नत पूरी करने के लिए खाना है और बाकी वाक़तन इसार करते हुए लोगों में तकसीम करना है। अपने होस्ट सैयद शुजा को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।